निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आउटसोर्स की भर्ती करें, उस पर थोड़ा माननीय न्यायालयों ने थोड़ी रोक लगाई, जिसकी वजह से हम टाइमली नहीं कर सके। कुताही बरत रहे उन पर उनके साथ में सख्ती से निपटे। कॉरपोरेशन के बेचारे जो चुनिंदा अधिकारी हैं वही यहाँ मौजूद हैं। अगर यहाँ कैबिनेट रैंक का शायद कोई और आता तो शायद अधिकारियों की लंबी फौज खड़ी होती। मैंने गांधी परिवार को हिमाचल प्रदेश में बसाया, तो उसका श्रेय चाहे कोई भी ले, मगर जो मैंने किया है शायद आज से पहले कोई नहीं कर पाया। हमारे दो बड़े नेता होते थे, श्रीमती विद्या स्टोक्स और राजा वीरभद्र। उनकी 36 का आंकड़ा था, कोई उनको इकट्ठा नहीं कर सका और मैंने इकट्ठा किया। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसने हिमाचल प्रदेश वन निगम का उपाध्यक्ष पद जब से संभाला है तब से ये निगम कमाई के खाते में शामिल हो गया है। इससे पहले निगम घाटे में चल रहा था, लेकिन अब ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मुनाफे में पहुंच गया है। हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक केयर सिंह खाची जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे निगम की बात है, सबसे पहले जैसे ही मैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट निगम का उपाध्यक्ष बना तो मैंने सबसे पहले पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उद्देश्य ये था कि मैं धरातल पर खुद जाऊं और खुद समझूं कि वहाँ किस डिपो पर क्या हो रहा है, किस जंगल की क्या स्थिति है। और मैंने कई समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें फॉरेस्ट वाले को भी बुलाया और अपने कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को भी इकट्ठा किया। और मैंने सख्ती से निर्देश दिए कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन करो, तालमेल करो, तभी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं निगम के लिए। तो उन्होंने हमारे जो निर्देश थे उसका पालन किया। इसी को देखते हुए कांगड़ा की बात लो, चाहे हमीरपुर की बात लो, चाहे डिजास्टर के समय में आप जानते हैं कि कई करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमने बड़े स्पीडली उसको काम करवाया है, जिसकी वजह से निरंतर हमारा जो कॉर्पोरेशन निगम है वो निरंतर आगे प्रॉफिट की तरफ बढ़ा है। जो हिमाचल वन निगम है वो पूरे हिमाचल में जो है स्टाफ की भारी शॉर्टेज चली हुई है। वन विभाग में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन वन विभाग ने जो है वो धीरे धीरे उस जो कमी है उसको जो भर्तियां की हैं, लेकिन वन निगम में अभी तक ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हुई है। तो सरकार जो खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं उनको लेकर क्या कोई प्लान कर रही है? अगर हमारे पास स्टाफ पूरा होता तो मैं समझता हूँ कि हमारा और भी निगम काफ़ी प्रॉफिट की तरफ जाता। ये समस्या थी, इस समस्या के निदान के लिए हमने कोशिश भी की कि हम तत्काल भी इस निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आउटसोर्स की भर्ती करें। उस पर थोड़ा माननीय न्यायालयों ने थोड़ी रोक लगाई, जिसकी वजह से हम टाइमली नहीं कर सके। तो हमने सोचा है कि हम 250 वन मीटर की तर्ज पर हम वन-वीर की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसकी टर्म्स कंडीशन हम स्वयं तय करेंगे। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि वहाँ के लोकल आदमी को किस तरह मेरिट में लाया जाए। खास करके आज हमारे ऊपर समस्या ये आ रही है, अभी वन मित्र के जो भी अभी हमारी भर्तियाँ हुई है उसमें देखा है कि मैक्सिमम मेरिट में महिलाएं आई है और बहुत अच्छी बात है, पढ़ी लिखी लड़कियां आगे बढ़ रही है। मगर वन जैसी इसके लिए आज हमारे को ज़रूरत स्किल ऐसे नौजवानों की भी ज़रूरत है जो जंगल में काम कर सकता है। तो थोड़ी सी समस्याएं भी हमें अटक रही, तो इसको भी हमने दूर करना है। और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वन-वीर जो रख रहे हैं उसकी भर्तियाँ हो, ताकि हमारे को किसी तरह स्टाफ की प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास आउटसोर्स के नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और जिनके पास 9-10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो हम उनको भी प्रायोरिटी में कुछ ऐसी सोच हमारी सरकार कर रही है कि हम किस तरह उनको भी रेगुलाइज या उसी तरह मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इस समस्या का भी निदान करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी। अब मैं आता हूँ चंबा जिला में। वन संपदा के हिसाब से हिमाचल में नंबर 1 है। सबसे अधिक जंगल अगर कहीं है तो हिमाचल में चंबा में है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर हिमाचल सरकार ये बोलती है कि वन हमारी संपदा है और ये हमारी जो है इनकम का मेन स्रोत है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंबा जिला जो है वो हिमाचल की आय को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है।
लेकिन विडंबना ये है सर कि जो हिमाचल निगम का जो मंडल चंबा है सर, वहाँ पे टोटल जो इस टाइम 5 जो एएम की पोस्टें हैं वो सारी वैकेंट है सर। जो बीओ की 15 पोस्टें हैं उसमें से 12 पोस्टें खाली हैं सर। और जो फॉरेस्ट गार्ड हैं सर, उनकी जो 30 पोस्टें हैं उनमें से 24 पोस्टें खाली चली हुई है। मतलब हम ये आंकड़ा लगाएं कि लगभग 51 या 52 पोस्टें सैंक्शन है, उसमें से जो है वो 40 के करीब जो है खाली चली हुई है। तो कॉरपोरेशन का लोट लगता है, कई बार उसमें अवैध कटान की बात सामने आती है। जंगल कई सालों तक जो है वो पेड़ गिरे पड़े हैं लेकिन सड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो फाइनेंशियल नुकसान जो है हिमाचल को हो रहा है जिला चंबा से। तो इस कमी को भी दूर करने के लिए आप क्या जल्द प्रयास करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके लिए भी हम जो भी हमारे रिटायरी आदमी, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको री एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। री एम्प्लॉयमेंट देने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि उनको री अपॉइंटमेंट दे के हम अपना काम को सुचारू रूप से कर सकें। उसके साथ साथ ही हमने ये भी तय किया कि जहाँ हम री अपॉइंटमेंट सीनियर आदमी को देंगे, वहीं उनके साथ हम सोचते हैं कि 2-3 या जैसे कि आउटसोर्स की कुछ हमारे को परमिशन मिली है, उनके साथ 2-3 और आउटसोर्स से रखे जाए ताकि उनको उनका एक्सपीरियंस भी मिले और हमारा कार्य भी चले। साथ में जिस तरह हमारे बमवीर की जो भर्तियाँ होगी, उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत रहेगी। तो उसी तरह हम सहायक जो भी हमारे और भर्तियाँ होगी, उनको भी उनके साथ रखेंगे ताकि उनको एक्सपीरियंस भी हो। जब तक 2-3 साल जितनी भी उनकी सेवाएँ हमारे को मिल सकती है इसकी रीअपॉइंटमेंट की, तो उनको भी उसमें एक्सपीरियंस भी होगा और हमारा काम भी चलेगा। आने वाले समय में देखेंगे आप, तो कोई भी किसी तरह की कठिनाई हमारे सामने आने वाली नहीं है। हिमाचल में जितने वन निगम के डिपो हैं, जहाँ करोड़ों रुपए की संपदा हिमाचल सरकार की पड़ी रहती है, और अभी तक किसी भी सरकार ने आज से पहले ये नहीं सोचा कि जो वन संपदा खुले में पड़ी हुई है, वो धूप सह रही है, बारिश सह रही है, खुले आसमान के नीचे है, और एक अनुमान लगाया जाए तो हर साल जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ जाती है वहाँ पे। तो क्या सर इस दिशा में आपका कोई प्लान है सर कि जो डिपो में लकड़ी पहुँचे, वहाँ वो सड़े ना? क्या उसके लिए कोई शेड की व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था की कोई है योजना सर? इस तरह की वैसे प्लान तो हम बना रहे हैं, क्यों नहीं। बड़े-बड़े जिस तरह स्टोरेज अनाज के होते हैं, उसी जी, तरह हम, क्योंकि संपदा भी एक बहुत महँगी संपदा है, सोने के भाव में आजकल कर रहे हैं। हम उसको भी सेफ रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक शेड टाइप किया जाए, जिसमें हमारे को लाखों-लाखों स्लीपर उसमें एकत्रित होके उनको बारिश से बचाया जा सके। तो इस तरह की हम योजना कर रहे हैं, जिस पर हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से देख रही है। सर एक और मामला, जैसे अभी आज चंबा के जो आपके निगम के ठेकेदार आपसे मिले हैं प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने अपनी समस्याओं से आपको अवगत करवाया है। उसमें ये देखने में आ रहा है सर कि हिमाचल के जो और कॉरपोरेशन के डिपो हैं, वहाँ पे अगर कोई भाव जो है वो 22,000 रुपये मिल रहा है, तो वो जो हमारा जो कांगड़ा में जो हमारा डिपो है, वहाँ पे जो है वो रेट 10,000 पे जा रहा है। तो सर इतना डिफरेंस क्यों रेट में? और दूसरे में जो लोगों का कहना है कि क्यों ना उस डिपो की एक इंक्वायरी की जाए, कम से कम 10 साल की जाँच की जाए कि आखिर ये जो है वो रेट में क्यों ऐसा जो है वो अंतर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट और जो व्यापारी हैं सर, उनके साथ कुछ ऐसा आपस में गठजोड़ हो कि सरकारी खजाने को जो है वो चूना लगाया जा रहा हो सर? देखो, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि जिस तरह रेट की अप और डाउन चल रहा है ग्राफ, कई डिपो में इस तरह की हरकतें हो रही है जो मैंने खुद भाँपा है। जी, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कई जगह जब पटाई होती है, लकड़ी आ रही है, तो उसमें जो 1 लाश का जो स्लीपर होता है, 1 लाश की जो लकड़ी होती है, उसको कुछ सीमित इस तक 20, 25 या 100 स्लीपर का एक स्टैक किया जाता है, जो कि बहुत ऊँचे दामों में जाता है। और उसकी बहुत सारी जो लकड़ी होती है क्लास की, उसको बी ग्रेड में डाला जाता है और बी ग्रेड वो आधे रेट में। तो इसलिए वहाँ का जो डिपो वाला वो बोलेगा, देखो जी यहाँ सारा देवदार का, तो यहाँ आना चाहिए, हम तो इस रेट में दे रहे हैं। जी, तो अच्छा, जो दूसरी जगह जहाँ कम रेट की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर होता ये है कि वो जो ए ग्रेड है, वो ए ग्रेड में ही उस माल को बेचेंगे, उसमें जो छान-छटाई होती है, वो जी, बी ग्रेड में कम होती है। जी, जी, तो इसलिए अगर 10 स्लीपर अगर मान लो 12,000 13,000 रुपए चले गए, तो हमने तो ये देखना है कि 1000 स्लीपर हमारा 1 लाख का किस रेट में जा रहा है। तो इस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं
और जो इस तरह की कुताही बरत रहे हैं उन पर उनके साथ में सख्ती से निपटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के आप बेहद करीबी माने जाते हैं और इस समय यूँ कहें तो हिमाचल के वन मंत्री आप ही हैं, क्योंकि आपको कैबिनेट रैंक मिला है सर। आप बिल्कुल साधारण स्वभाव के आदमी हैं और इस कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपके स्वभाव का, क्योंकि आपके पास कैबिनेट रैंक है और आप चंबा में आ रहे हैं, सिर्फ एक फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के बेचारे जो चुनिंदा अधिकारी हैं वही यहाँ मौजूद हैं। अगर यहाँ कैबिनेट रैंक का शायद कोई और आता तो शायद अधिकारियों की लंबी फौज खड़ी होती है आज स्वागत के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं पहला जहाँ भी चाहे कांगड़ा गया, चाहे कहीं वहाँ डी भी थे, आर भी थे और हमारे DM भी थे कंसर्निंग इसके, और यहाँ भी देखेंगे। अभी DF साहब मेरे को गेस्ट हाउस में मिलने आए और उनसे तो भी सर वो तो आपका ही विभाग है ना, वो तो आएंगे, बातचीत लेकिन की। प्रोटोकॉल में तो ये है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का तो हम देखते हैं जरा इनका क्या क्या है। जब मत रखते थे तो ऐसे क्षेत्र का एक 15 साल इलेक्टेड हो गए, हम ऐसे नहीं कि नॉमिनेशन से आए, जैसे आजकल वो मेंबर हो या ना हो पर पद पे पहुंच जाते हो प्रदेश कांग्रेस में। ये हमारे दो बड़े नेता होते थे, श्रीमती विद्या स्टोक्स और राजा वीरवापुरी जिला की बात करता हूँ जी जी। और उनकी 36 का आंकड़ा था, कोई उनको इकट्ठा नहीं कर सका और मैंने इकट्ठा किया। और कांग्रेस पार्टी एक छोटा सा कार्यालय हुआ करता था माल रोड पे, अगर आपने देखा हो, और मैंने पहल की, मैंने एक बहुत बड़ा कार्यालय अपने प्रदेश कांग्रेस के लिए बना के दिया, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास थी। और माननीय हमारी इस वक्त जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उनका मैंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, उसका नाम आज देखेंगे भवन बना है कार्यकर्ता के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका मुझे कोई श्रेय मिले या कोई कुछ बोले। मुझे खुशी यही होती कि आज हजारों हजारों कार्यकर्ता उस भवन में अपने कार्य करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में पहुंच रहे। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा काम मैं अपनी लाइफ में समझता हूँ कि मैंने गांधी परिवार को हिमाचल प्रदेश में बसाया। उसका श्रेय चाहे कोई भी ले, मगर जो मैंने किया है शायद आज से पहले कोई नहीं कर पाया। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ऐसा परिवार अपने प्रदेश में बसे तो कितना अच्छा लगता है। अभी आपने देखा कि हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक हेर सिंह काची जी ने हमारे साथ बातचीत की और बड़ी साधारण तरीके से अपनी बात को बेहद प्रभावी ढंग से रखा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।